ओए होए होए होए, क्या चैट भाग रही है। हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। राधे राधे जी। हाय कृष्णा पटेल, हाय काव्या, हेलो जयप्रीत, हेलो अभिषेक, जय बजरंगबली, जय ने किसी और ने लिखा था। हाय दिव्या, हेलो काव्या, आकांक्षा यादव, गुड इवनिंग, थैंक यू। निहारिका, गुड इवनिंग। गुरप्रीत, गुड इवनिंग। पुष्पा, हेलो। राम राम जी। अंशु वर्मा, हाय। काजल प्रसाद, अरीबा, मनस्वी, खुशी, वरुण, वर्षा, स्नेहा, संस्कृति, सूरज, सूरज लिख रहा है मैम यू आर लव, किसका, तुम्हारा? रिया, हर हर महादेव। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो क्लास आ चुकी है, आप सबने ज्वाइन कर लिया है, मैं भी यहाँ पर हूँ ही। तो अब आज की क्लास स्टार्ट कर। अरे यार इग्नोर, पता होता क्या है, जब तक तुम ये लिखते हो मैम इग्नोर मी, आई डू नॉट इग्नोर एनीवन। होता क्या बेटा, चैट इतनी स्पीड से चल रहा होता है कि लॉट मेनी टाइम्स नाम मिस हो जाते हैं। ठीक है, मेरी किसी से, मैम आपने कोई कुछ लिख रहा था एमएससी केमिस्ट्री, कहाँ से की पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पाई बेटा, एक बार दोबारा लिख देना। चलो, हाँ जी, हरे कृष्णा टू एवरीवन, है ना। सो आज की क्लास हम एकदम ब्यूटिफुली स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। जिनके भी स्कूल में ये चैप्टर या इसके आगे वाला चैप्टर आने वाला है, तो यार देखो घबराओ नहीं, मैं आपको आपके स्कूल के एग्जाम के लिए जितना करा पा रही हूँ मैं करा रही हूँ, बट बेसिकली बेटा आई एम ट्राइंग कि आप बोर्ड्स में अच्छा करो, है ना। आपके स्कूल के मार्क्स या प्री बोर्ड्स के मार्क्स एज सच इतने मैटर नहीं करते हैं। आई विल बी वेरी प्रैक्टिकल एंड ऑनेस्ट विद यू। आपके जो मार्क्स मैटर करते हैं ना, वो बोर्ड एग्जाम के हैं जो आप लाओगे। स्कूल वाले ऐसे सबको ब्लैकमेल करते हैं, प्री बोर्ड के मार्क्स जुड़ेंगे, हम प्रैक्टिकल में तुमको नंबर नहीं देंगे, बेटा सब दे देते हैं। कौन सा स्कूल चाहता है वो अपना रिजल्ट खराब करे, बताओ, है ना। तो बेटा जितना, हाँ बेटा दुर्गेश, मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स में एमएससी केमिस्ट्री, दोनों चीजें मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज से करी थी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, और तुम कितनी बार मेरे बारे में जानोगे बताओ। चलिए चलिए, सो आज की क्लास में हम, देखो हमें चैप्टर उसी स्पीड से पढ़ाऊंगी जिससे आप लोगों को समझ आए। मैं भगा भगा के पढ़ा दूं, उसके बाद तुम कहो मैडम ने तो ऑर्गेनिक बढ़िया नहीं पढ़ाई, हमको तो चीजें समझ नहीं आई, तो उसका क्या फायदा यार, है ना। मैं तब भी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी ही कराऊं, बट जितना टाइम मेरे को मिला है मुझे उतना तो क्लास लेने दो, ठीक है। तो बेटा आप अपना मेन फोकस एंड गोल अपना बोर्ड एग्जाम का स्कोर रखें, ठीक है। उससे इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं क्लास में करा रही हूं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। चलो यार, सो आज की क्लास में बेटा हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने कल की क्लास में थोड़ा सा टॉपिक कर लिया था, बट पूरा टॉपिक नहीं करा था। दीपिका कह रही है मैम ये आज आपको क्या हो गया। बेटा मुझे क्या हुआ बताओ यार, है सुबह 11:30 बजे से मैं क्लास ले रही हूँ, और ये वाली क्लास तुम्हारी क्लास ज्वाइन करने से बिल्कुल 10 मिनट पहले मेरी क्लास खत्म हुई है। आई कुड नॉट इवन हैव माई लंच टूडे, तो कोई बात नहीं, क्लास के बाद खा लेंगे, है ना। आशिमा मैम आपका निक नेम क्या है? बेटा आशिमा में से माँ हटा दो, आशी, कुछ लोग आशी बुलाते हैं। चलो 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 यार, आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं। सो विल स्टार्ट। हमने बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करा था, फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। अरे प्रिंस पंचाल कुछ अच्छी बातें कर लो बेटा, आप ये पता नहीं कमेंट्स में आप लोग ये सारी कहां से बातें लाते हैं, कहां से। चलिए, सो बेटा आज का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, फटाफट से एक बार मुझे लास्ट क्लास का टॉपिक समराइज कर दें जल्दी से जल्दी से। हमने लास्ट क्लास के अंदर बेटा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करा था, और उसमें हमने क्या कहा था कि अगर कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को कहां रोटेट कर सकता था, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो यार। या तो कंपाउंड बेटा क्या हो सकता था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तुमको मेरी आवाज नहीं पता चल रही, मेरा गला कितना बैठा बैठा हो रहा है ना। 11:30 से 3:45 तक, मतलब 4 घंटे से ज्यादा तक एक क्लास रिकॉर्ड करी, वो यूट्यूब के लिए थी।
है ना। अब तुम्हारी क्लास है 4 से 5:45 तक, और उसके बाद ही टाइम मिल पाएगा। हाँ, डेक्स्ट्रो वाला क्लॉकवाइज और बेटा लीवो वाला तब था जब प्लेन पोलराइज लाइट कहां पर रोटेट हो रही थी, एंटी क्लॉकवाइज। बट अगर बेटा आपका कंपाउंड केपेबल है प्लेन पोलराइज लाइट को चाहे डेक्स्ट्रो यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे, तो कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। पोलैरिमीटर इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम ऑप्टिकल रोटेशन के एंगल को मेजर करते हैं। फिर हमने बात करी थी भाई, हमने क्या बात करी थी कि बेटा अगर किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो दो कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। वो दो कंडीशन फटाफट से बता दो मुझको जल्दी से कमेंट में कौन सी दो कंडीशन थी बेटा। अगर किसी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होना है तो दो कंडीशन क्या थी, जल्दी से बता दे, फिर हम आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा जी। ये जो तुम बोल रहे हो ना जल्दी छुट्टी कर देना, आप आराम कर लेना, मुझे ये सारी ट्रिक्स तुम्हारी पता है, ये सब बातें मत करो, ठीक है। चलिए, हाँ, तन्वी त्रिपाठी ने लिखा कि पहला एक तो बेटा इट शुड बी मतलब इट शुड नॉट बी सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, यानी मिरर इमेजेस कैसी होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे पर इम्पोज नहीं होनी चाहिए। और दूसरा क्या था बेटा, कंपाउंड के अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। हमने दो केस लिए थे, एक एच का लिया था, मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो रही थी तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। एक कप का केस लिया था जहां पर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज था तो वो आपका कैसा था, ऑप्टिकली एक्टिव था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बेटा आप वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं, नेक्स्ट हेडिंग डालो, नेक्स्ट हेडिंग डालो, कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन। हाँ जी, कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन हम क्या डिफाइन करते हैं बेटा, व्हेन ऑल दी फोर वैलेंसीज, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, when all the four valencies of carbon, पहली बात तो बेटा कार्बन की चारों वैलेंसी, when all the four valencies of carbon are satisfied by four different groups, are satisfied by four different groups। वाई आर समीर खान ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, I am glad। So when all the four valencies of carbon are satisfied by four different groups, then it is called as chiral or asymmetric कार्बन। अब इसको हमने क्या कहा बेटा, पहले डेफिनेशन लिखो फटाफट से, धनल हटवार तुम्हारा सिस्टम ही नहीं खत्म होता, मेरे को तो यही समझ नहीं आता है। तो बेटा अगर कार्बन के चारों बॉन्ड्स, ध्यान से देखना, ये अगर कार्बन है इसके ये चारों बॉन्ड्स मान लेते हैं ये, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, अगर कार्बन के चारों बॉन्ड्स, देखिए ये वाली जो लाइन होती है बेटा ये रिप्रेजेंट करता है सॉलिड वेज जो होता है, वो होता है बॉन्ड टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, जहां से ऑब्जर्व मॉलिक्यूल को देख रहा होगा टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है। जो डैश्ड लाइंस होती हैं बेटा ये होती हैं अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये क्या होती है, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये जो बॉन्ड होता है ये अबव द प्लेन होता है, डैश वाला बिलो द प्लेन होता है। ये जो दो बॉन्ड्स होते हैं ये इन द प्लेन होते हैं, इसको हम 3D रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, क्योंकि कार्बन टेट्राहेड्रल होता है, चार बॉन्ड्स जब बना रहा होता है तो बेटा 3D आ जाता है आपके पास, ठीक है।
above the plane, below the plane, in the plane. ठीक है, तो अगर बेटा कार्बन पर 4 अलग अलग ग्रुप्स लगे हैं, जैसे इधर ए लगा, इधर बी लगा, इधर सी लगा और इधर डी लगा, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं बेटा हमारे पास ये जो कार्बन है, स्टार लगा देते हैं, ये जो कार्बन है बेटा इस कार्बन को क्या बुलाते हैं, कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन, कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन। ठीक है बेटा, ये वाला आपसे कोई नहीं पूछेगा बेटा, ये वाला जो बॉन्ड होता है ये अबव द प्लेन, डैश लाइन जो होती है बिलो द प्लेन, जो दो नॉर्मल लाइन है ये दो बॉन्ड होते हैं इन द प्लेन। ठीक है, सॉलिड वेज अबव द प्लेन, डैश्ड वाला बिलो द प्लेन, दो नॉर्मल लाइन इन द प्लेन, इन द प्लेन। ठीक है, पर आपको इससे सवाल नहीं आएगा तो तुम इसकी टेंशन क्यों ले रहे हो। मोहित प्रजापति मैम हमारा, चलिए आगे बढ़े बेटा, एग्जाम्पल करें कुछ कि हमें कैसे पता चलेगा कहां पे कायरल कार्बन है कहां पर कायरल कार्बन नहीं है। एग्जाम्पल करवाऊं, मतलब एग्जाम्पल करें, यहां तक लिखा, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, चलिए तो बेटा अब एग्जाम्पल देखो, ध्यान से देखना यार। ब्यूटेन टू ओल, बेटा पहले ब्यूटेन टू ओल का नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाती हूं, CH3 CH, इस सेकेंड कार्बन पर लगा होगा OH, CH2 CH3। ध्यान से देखना भाई बेटा, पहली वाली कार्बन पर 3 तो सेम हाइड्रोजन हो गई, तो ये कार्बन कायरल नहीं है। अगर बेटा कार्बन पर कोई 2 ग्रुप भी सेम हो गए ना, 2 ग्रुप भी सेम हो गए, तो कार्बन कैसी होती है, ए कायरल। कैसी होती है, ए कायरल। अगर बेटा कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग है तभी वो कायरल होती है। ठीक है, अदरवाइज ए कायरल होती है। अब यहां पर क्या है, ध्यान से समझ लो यार। ठीक है, पहली कार्बन पे तो बेटा 3 हाइड्रोजन सेम ही है, तो ये कायरल नहीं होगी, ये वाली भी नहीं होगी, 2 ग्रुप सेम है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सेम है, नहीं होगी। इस कार्बन पर ध्यान दो, इस वाली कार्बन पर बेटा एक लगा हुआ है हाइड्रोजन, ठीक है, एक लगा हुआ है एक क्या लगा हुआ है, OH, इस कार्बन पे एक लगा है बेटा H, एक लगा है OH, एक हो गया आपका CH3, और कौन सा हो गया बेटा C2H5, और कौन सा हो गया C2H5। यानी ब्यूटेन टूल के अंदर बेटा ये वाली जो कार्बन है, जो सेकंड वाली कार्बन है, ये कार्बन कैसी है, कायरल। 1 2 3 4 चारों ग्रुप्स कैसे लगे हुए हैं बेटा, अलग अलग लगे हुए हैं। अब जरा देखना, तो ये कार्बन हो गई आपकी कायरल। इसकी मिरर इमेज बनाते हैं। तो बेटा जब इसकी मिरर इमेज बनाओगे, फटाफट से इसकी मिरर इमेज बनाओ और मुझे बताओ कि सुपर इम्पोजेबल आएगी या नॉन सुपर इम्पोजेबल, जल्दी बताएं भाई। इसकी जब मैं मिरर इमेज बनाऊंगी बेटा उल्टा कर दो, यानी अब ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, ठीक है, ये रहा CH3, ऐसे पलटना है, और यहां हो जाएगा बेटा आपका C2H5। बहुत बढ़िया, जरा फटाफट से बताएं बेटा मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल है या नॉन सुपर इम्पोजेबल।
ये इसकी मिरर इमेज हो गई। इसको जब मैं इस पे उठाकर रखूंगी, क्या बेटा सुपर इम्पोज हो पाएगा? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। यहां पर मिरर इमेज कैसी आ रही है? तुम सबने देख ही लिया है मुझे कॉफी लाते हुए, मतलब मैं नहीं लाई, भैया देके गए। उन्होंने कहा मैम आपका गला काफी खराब हो रहा है। चलिए, हाँ जी, बहुत बढ़िया जानवी, बहुत बढ़िया सुहानी, विजय, हर्षिता, मानसी, यासिम, बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर बेटा जो दोनों कंपाउंड्स की मिरर इमेजेस हैं, ये कैसी हैं? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और याद करो बेटा, अगर आपके पास नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आ रही है, पहली बात तो बेटा अगर कार्बन पर चारों ग्रुप अलग अलग होते हैं तो कंपाउंड में कोई सिमेट्री नहीं होती है, ठीक है। और इसकी मिरर इमेज को जब मैंने इस पर उठाकर रखा तो वो सुपर इम्पोज भी नहीं हो पा रही थी, यानी कि बेटा ब्यूटेन टू ओल जो है वो आपका ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है? एक्टिव होता है, ठीक है। तो जहां पर बेटा एक कायरल कार्बन होती है, वन कायरल कार्बन होती है, ज्यादातर केस में कंपाउंड कैसा होता है? ऑप्टिकली एक्टिव होता है। कैसा होता है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस करा रही हूं जिनमें हमें कायरल कार्बन ढूंढना है। व्हाट इज नॉन सुपर इम्पोसिबल? बेटा ऐसे समझो ना, मैं अगर अपने राइट हैंड को लेफ्ट पे रखूंगी तो क्या ये एग्जैक्ट सुपर इम्पोज हो पा रहे हैं? नहीं ना। लेफ्ट में थंब इस साइड है, राइट में थंब इस साइड है, इसको ऐसे रख रही हो, कहां प्लेस हो पाएगी? सुपर इम्पोज का मतलब है जब चीज एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए, एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए, ठीक है। तो बेटा यहां पर कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर बेटा आपके पास कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कार्बन क्या थी? कार्बन पे जब चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हुए हैं तब हम कह रहे हैं कि कंपाउंड कैसा है? ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहां पर जो मुझे मिरर इमेज मिलेगी वो कैसी होगी बेटा? नॉन सुपर इम्पोसिबल। नॉन, हाँ जी, इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होगी। मान लो ये वाला डेक्स्ट्रो है तो ये वाला लीवो हो सकता है, या फिर ये लीवो हो सकता है, वो वाला कौन सा हो सकता है बेटा? डेक्स्ट्रो हो सकता है। वो तो हमें मशीन से ही पता लगता है कि दोनों में से कौन सा डेक्स्ट्रो होगा, कौन सा लीवो होगा। पर अब बेटा ये दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हैं, दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हैं, ठीक है। स्पेस में एटम्स का अरेंजमेंट अलग अलग है, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो दोनों कंपाउंड्स अलग अलग हो गए, कोई एक डेक्स्ट्रो में रोटेट हो रहा होगा, कोई एक लीवो में, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तो वो लीवो होगा, वो लीवो हुआ तो ये डेक्स्ट्रो होगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? चलिए, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं जहां पर आपको मुझे बताना है कंपाउंड में कायरल कार्बन है या नहीं है। ओके ओके, एक और एग्जाम्पल, पहले मिरर इमेज वाले का ही कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल कायरल कार्बन का, ये बेटा कार्बन ही है, COOH, फिर एक कार्बन उस पर H है और OH है और फिर CH3 लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर ये वाली जो कार्बन है ये कैसी कार्बन है बेटा? आपकी कायरल कार्बन है। आप समझो ऐसे है कंपाउंड, COOH, C इधर H है, इधर OH है, इधर CH3 है। इस प्रोजेक्शन का एक नाम होता है, इसको बुलाते हैं फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। तो मैंने उसमें बनाया है, ये होता है बेटा आपका लैक्टिक एसिड। क्या होता है? लैक्टिक एसिड। और ये वाला जो लैक्टिक एसिड है जिसमें OH राइट साइड बनाया है मैंने, ये आपका बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है।
कैसा होता है बेटा, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अब ये कार्बन कायरल क्यों थी, क्योंकि इस पर एक अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है। तो जब आपके पास बेटा कंपाउंड में कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग हो तो कार्बन कैसी होती है बेटा, कायरल होती है, कायरल होती है। अरे भाई मुझे लग रहा है उन्होंने पीपीटी स्लाइड गलत ऐड कर दी है ना। तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एक बार देखते हैं आपकी बैच की ब्लैंक स्लाइड कहां पर है। एक बार ये वाली करके देखते हैं। अब एक बार ऐड करके देखें। एक बार और करते हैं यार, ये वाली चीज है ना, बाद में वरना इनको लोगो लगाना पड़ेगा। कोई तो स्लाइड हो गया जिसमें पीडब्ल्यू का लोगो लगाओ, ये वाली हो सकती है शायद। एसएससी वाला की स्लाइड ऐड हो गई, कोई नहीं कर दिया, हो गया ठीक है। चलिए हो गया यार, हो गया है ना, चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाती है, छोटी मोटी चीजें हो जाती हैं, कोई बात नहीं। होते क्या, बहुत सारी स्लाइड्स के फॉर्मेट होते हैं हमारे पास, तो चेंज कर दिया, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया भाई, हो गया, कोई बात नहीं, अंधेरा हो गया था, चेंज कर दिया हमने। चलिए तो हमने भाई कहा इसकी मिरर इमेज बनाओ यार, फटाफट से, जल्दी से, तेजी से बना दो भाई, वरना तो कॉफी ठंडी हो जाएगी मेरी। इसकी मिरर इमेज बनाओ और मुझे बताओ लैक्टिक एसिड की मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल होगी या नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, जल्दी से बताएं। जल्दी 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 बेटा जल्दी, अब आ चुकी है स्क्रीन, जल्दी से बताओ। इसकी मिरर इमेज बनाओ यार, मिरर इमेज बनाओगे तो बेटा उल्टा हो जाएगा, क्या उल्टा करना है, उल्टा, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, COOH और CH3, है ना। अब ये भी बेटा है तो लैक्टिक एसिड ही है, तो ये भी लैक्टिक एसिड ही, पर दोनों में फर्क है। क्यों फर्क है, क्योंकि बेटा दिक्कत क्या थी, पहले H लेफ्ट में था, OH राइट में था, अब OH लेफ्ट में है, H राइट में है, तो स्पेस में एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है। दोनों में मेरे पास कायरल कार्बन प्रेजेंट है, दोनों में कायरल कार्बन तो हमारे पास थी, और इसको जब मैं इसके ऊपर उठाकर रखूंगी तो ये दोनों आपके पास कैसे आ रहे हैं बेटा, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। MI का मतलब है मिरर इमेजेस, शॉर्ट में लिखा मैंने। तो बेटा ये वाला जो लैक्टिक एसिड है ये आपका लीवो रोटेटरी है, इसकी रोटेशन ऑप्टिकल नेगेटिव में होती है। डेक्स्ट्रो वाले की ऑप्टिकल रोटेशन कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव में होती है। और हम कहते हैं कि भाई जो लैक्टिक एसिड होता है, जो लैक्टिक एसिड होता है बेटा वो आपका कैसा हो जाएगा, जल्दी से बता दें। लैक्टिक एसिड कैसा हो जाएगा बेटा आपके पास, ऑप्टिकली एक्टिव। कैसा हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो बेटा हमने क्या कहा, अगर कार्बन पर चारों ग्रुप डिफरेंट है तो कार्बन कैसी होती है, कायरल, और जहां पर एक कायरल कार्बन प्रेजेंट होती है कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकली एक्टिव। क्योंकि जब हमने इस लैक्टिक एसिड की मिरर इमेज बनाई और इसको इस पर उठाकर रखा तो इंपोज नहीं हो पाएगा बेटा, क्योंकि इसमें OH राइट में था। जब इसको उठा के रखोगे इधर OH लेफ्ट में है तो कैसे सुपर इंपोज होगा, एक जगह OH राइट में, एक जगह OH लेफ्ट में है। सुपर इंपोज के लिए चीज एग्जैक्टली उसके ऊपर प्लेस होनी चाहिए, ठीक है।
ठीक है, ओके। यहां तक करा, क्वेश्चन कर लें बेटा, क्वेश्चन कर लें। ये इमोशनली एक्टिव वाला नहीं है फलक, ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। तो जो स्टार बनाया है, मतलब बेटा मैं स्टार से क्या रिप्रेजेंट कर रही हूं, जहां भी स्टार लगा रही हूं दैट मीन्स आई एम डिनोटिंग दैट कायरल कार्बन, ठीक है। स्टार का मतलब है कायरल कार्बन। चलिए अब मैं कुछ कंपाउंड्स बना रही हूं, आपको बताना है कि कहां पे कार्बन कायरल है और कहां पर बेटा कार्बन ए कायरल है, ठीक है। लैक्टिक एसिड अरुणा, अरुणा बेटा लैक्टिक एसिड, जब मिल्क, दूध से दही हम बनाते हैं तो आपका लैक्टोबैसिलस एंजाइम होता है और उसी की वजह से जो मिल्क होता है वो कर्ड में सेट होता है। तो आपके मिल्क के अंदर ये लैक्टोबैसिलस होते हैं, लैक्टोबैसिलाई एंजाइम होता है और वहां पर जब कर्ड बनता है तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चलिए सॉरी। चलिए, अरे आपको नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज वगैरह ये सब नहीं बताना, तुम्हें मुझे बस बताना है कायरल है या ए कायरल है, बस और कुछ नहीं काम करना भाई तुमको, सिर्फ कायरल ए कायरल बताना है यार, फालतू का टाइम मत वेस्ट करो। अब यहाँ पे बेटा ये ए कायरल है क्योंकि इस पे 3 सेम हाइड्रोजन लगी हुई हैं, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, पर इस वाली कार्बन पर ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। आयोडीन, क्लोरीन, इथाइल, मिथाइल, ग्रुप अलग अलग है, यानी इस कंपाउंड में बेटा आपके पास ये कार्बन जो है स्टार वाली, ये कितनी कैसी होगी आपकी, कायरल होगी। कैसी हो जाएगी बेटा, कायरल होगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सेकंड वाले में क्या था, इधर तो सेम ग्रुप है, इधर भी कार्बन पे 3 हाइड्रोजन सेम है, ये तो नहीं होगा। अब इस कार्बन पर बेटा एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, एक बी आर है, पर फिर मिथाइल आ गया। अगर 2 ग्रुप भी सेम हो गए बेटा, कायरल होने के लिए बस एक कंडीशन याद रखो, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए। तो ये कंपाउंड कैसा होगा बेटा जी, यहां पर ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा आपका, ए कायरल, कैसा हो जाएगा, ए कायरल। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थर्ड वाले में बेटा ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, पर इस कार्बन पर हाइड्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, मिथाइल अलग है, इथाइल अलग है, यानी ये वाली कार्बन कैसी होगी यहां पर, कायरल, कैसी हो जाएगी, कायरल, है ना। ये मिथाइल, ये इथाइल, एक Cl और एक हाइड्रोजन लगा होगा कार्बन पर, चारों ग्रुप्स अलग अलग है, तो बेटा कैसा होगा कंपाउंड या कार्बन, कायरल होगी। कैसी होगी बेटा, कायरल होगी। अब फोर्थ वाले में क्या था बेटा, ये तो वैसे कायरल नहीं था क्योंकि कार्बन पे 3 सेम हाइड्रोजन है, ठीक है। क्या, कौन, कैसे बताओ तो एक बार। फोर्थ वाला, जल्दी से मेरे को फोर्थ का जवाब दो, तुम्हारे हिसाब से फोर्थ कायरल है या ए कायरल, जल्दी जल्दी जल्दी।
मिस्टर आदर्श ने ठीक लिखा, यासिम ने सही लिखा, प्रिया यार क्या प्रिया यार, सागर ने ठीक लिखा। बेटा ये कंपाउंड ए कायरल है, ए कायरल है। आपको मैंने क्या कहा, कायरलिटी के लिए कार्बन को 4 अलग बॉन्ड्स बनाने हैं। यहां पर बेटा कार्बन ने 2 बॉन्ड ही ऑक्सीजन से बना लिए हैं। कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से सैटिस्फाई होनी चाहिए थी। बेटा इस कार्बन पर 4 अलग अलग ग्रुप नहीं है, 1 2 3 ही ग्रुप्स थे। कार्बन के 4 ग्रुप्स होने चाहिए, यहां पर कार्बन ने 4 वैलेंसी सैटिस्फाई नहीं करी है, मतलब 4 अलग बॉन्ड्स नहीं बनाए हैं। बात क्लियर है? तो ये ए कायरल है। 5th वाला, इस कार्बन पे OH अलग है, H अलग है, मिथाइल अलग है, C3H7 अलग है। तो ये कंपाउंड कैसा होगा बेटा, कायरल हो जाएगा। तो फर्स्ट, थर्ड और 5th कायरल है, 2nd और 4th कैसे हैं, ए कायरल है, ए कायरल है। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसी के साथ बेटा अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन कर रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन तेजी से प्रस्तुत हो रहा है तुम्हारे सामने। यहां तक तुमने धुन लिख लिया? 5 में से 4 करेक्ट। बेटा ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे लिखता है ना 4 आउट ऑफ 5, 4 आउट ऑफ 5, 5 आउट ऑफ 4 थोड़ा ना होता है। कोई बात नहीं, एक गलत हुआ, कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से सीखता है, तुम भी अपनी गलतियों से ही सीखोगे। चलिए, तो ये एनसीईआरटी का बेटा एग्जाम्पल 10.8 है। तो आपको इसमें सवाल कह रहा है कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल्स हमें आइडेंटिफाई करने हैं पेयर्स में, ठीक है, पेयर्स में। चलिए साथ साथ करेंगे जी। बेटा फर्स्ट वाले में ये 2 पेयर्स हैं, जल्दी बोलो, पहला वाला कायरल है, दूसरा वाला कायरल है, जल्दी से। इस कार्बन पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ओए होए होए। यानी फर्स्ट वाला कौन सा होगा बेटा, यहां पर कायरल है, ये कंपाउंड कैसा होगा, कायरल। और इस कार्बन पे बेटा ये अलग था, ये अलग था, पर ये दोनों सेम हो गए। अगर 2 ग्रुप भी सेम हो गए तो बेटा कंपाउंड कैसा होगा, ए कायरल। तो यहां पर फर्स्ट वाला कायरल होगा, फर्स्ट वाला कायरल होगा। बात क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सेकंड वाले में आइडेंटिफाई करो जल्दी से। सेकंड में बेटा इस कार्बन पर एक OH है, एक H है, मैं अभी ऐसे ही दिखा रही हूं, एक मिथाइल है और ये ग्रुप अलग है, CH2 CH3 CH3, ये प्रोपाइल होगा। तो ये वाला तो कायरल दिख ही रहा है क्योंकि चारों ग्रुप्स अलग अलग हैं, ये वाले पे है ना, एक H है, एक OH, एक मिथाइल, एक प्रोपाइल हो जाएगा। पर इस कार्बन पर H और OH तो ठीक है, पर बेटा ये वाला ग्रुप तो सेम ही हो गया, CH2 CH3, इधर भी CH2 CH3, ये दोनों ग्रुप सेम है। और अगर दोनों एक कायरल है, कहां बेटा, कहां, कैसे, हाउ, क्या कर रहे हो तुम? इस कार्बन पे बेटा ये अलग था, बट यहां देखो ना, इस कार्बन पर ये ग्रुप हो गया CH2 CH3, यहां पे भी तो बेटा CH2 CH3 लगा है, ये दोनों तो सेम है। अगर सेम है तो कहां से कायरल होगा, ये वाला कंपाउंड कैसा होगा तुम्हारा, सेकंड वाला, यहां पर ए कायरल कैसा हो जाएगा बेटा, ए कायरल, ए कायरल। तो यहां पर ये वाला कायरल है, वो वाला कैसा है बेटा, ए कायरल है। थर्ड पार्ट में बताएं फटाफट से। थर्ड वाले में कौन कायरल है, जल्दी बोलो। आंचल नेहरा ने बिल्कुल सही जवाब दिया, साहिल सिंह ने सही जवाब दिया, कृष्णकांत यादव ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। इस कार्बन पर बेटा अलग अलग ग्रुप से, एक हाइड्रोजन है, एक Br है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है, चारों ग्रुप अलग अलग हैं। तो ये वाला कार्बन कायरल, और इसमें बेटा इधर सेम, इधर भी हाइड्रोजन सेम, इधर भी हाइड्रोजन सेम, इधर भी हाइड्रोजन सेम। तो ये वाला कंपाउंड कैसा हो जाएगा, ए कायरल, कैसा हो जाएगा, ए कायरल। याद रखें कार्बन पर जो 4 ग्रुप्स लगे हैं, अगर वो अलग अलग है तो कैसा होगा बेटा, कंपाउंड कायरल। ये दोनों कायरल कहाँ हैं, यहाँ पे बेटा कौन सी कायरल कार्बन है बताना।
इस कार्बन पर 3 सेम हाइड्रोजन, इस पे 2 सेम हाइड्रोजन, इस पर 2 सेम हाइड्रोजन, इस पर भी तो 2 सेम हाइड्रोजन है। अगर बेटा 2 ग्रुप भी सेम हो रहे हैं, हाइड्रोजन अगर एक से ज्यादा है तो वो सेम ही है, सेम ग्रुप होगा तो कंपाउंड कैसा होगा? एक कायरल, एक कायरल। ठीक है, कायरल होने के लिए कार्बन के चारों ग्रुप कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। ए बी सी डी सेम नहीं हो सकता। अगर बेटा ए 2 ग्रुप भी सेम हो गए, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, ए कायरल हो जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसको हम कायरल सेंटर, कायरल कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक सेंटर बुलाते हैं। Are we clear? Are we clear? Can we move to the next topic? इसी के साथ आपको कायरल, हाँ बेटा कायरल बहुत आसान है, बस कार्बन के 4 ग्रुप देखने हैं, अलग है चारों तो कायरल, नहीं है कोई 2 ग्रुप भी सेम है तो एक कायरल। इससे आसान तो कुछ है ही नहीं अभी तक तो, है ना? चलो चलो चलो, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तुम देख रहे हो, तुमको एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन साथ साथ हो रहे हैं। कल को ये मत बोलना मैम ने क्वेश्चंस नहीं कराए थे एनसीईआरटी के, है ना? सारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इन टेक्स्ट क्वेश्चन तुमको साथ साथ करा रही हूं मैं। चलिए, तो अब बेटा डेफिनेशन करेंगे कुछ कुछ, ताकि हम SN1 और SN2 के मैकेनिज्म को समझ पाए, स्टीरियो केमिस्ट्री उसकी। तो अब हम बात कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। पहली इंपॉर्टेंट टर्म लिखो बेटा, एनांशियोमर्स। ठीक है, पहला लिखें एनांशियोमर्स। अरे कह रहा फुल रेटिंग है, हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद, थैंक यू। चलिए, पहला टर्म है बेटा एनांशियोमर्स। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ रही हैं यहां से। हाँ जी मैम प्लीज सुनिए ना, सुनाइए ना, प्लीज सुनाइए, सुनाइए जरा, अपनी बात रखिए। सो एनांशियोमर्स क्या होते हैं बेटा? कंपाउंड्स, कंपाउंड्स कह लो या स्टीरियो आइसोमर्स कह लो, ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स भी बोल सकते हैं। कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, compounds which are non superimposable mirror images of each other। ठीक है, ऐसे कंपाउंड जो बेटा एक दूसरे की मिरर इमेज तो है पर एक दूसरे पर इंपोज नहीं होते। अमित सेनी मैम पोल करवा दो बेटा, ऐसा करूं पढ़ाऊं नहीं, छोड़ देती हूँ, पोल ही करा देती हूँ। अरे पढ़ा तो लेने दो, सवाल जब आएंगे तभी तो कराऊंगी, रुक तो जाओ, सब्र तो करो। So compounds which are non-superimposable mirror images of each other, ऐसे compounds को हम क्या बुलाते हैं बेटा? They are called as enantiomers। ऐसे compounds को हम क्या कहते हैं? enantiomers। जैसे कि वैसे तो हमने काफी एग्जाम्पल करी नहीं है, चलिए ये हो गया बेटा 1 2 3 4। ये कायरल कार्बन कौन सी होगी बेटा? ये वाली होगी, ये वाली होगी। कार्बन पे चारों ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं। अब इसकी अगर मैं बेटा मिरर इमेज बनाऊंगी तो मिरर इमेज क्या बनेगी इसकी? जल्दी से बनाओ यार। तो इसकी मिरर इमेज क्या बन जाएगी बेटा? उल्टा, इधर Br, इधर H, इधर CH3, इधर C2H5। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या है? यहां पर क्या हो रहा है? ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं, ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस तो हैं, पर जब मैं इसको इस पर उठाकर रख रही हूं तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है।
और बेटा ऐसे कंपाउंड्स जो आपस में मिरर इमेजेस होते हैं पर नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को यानी इन दोनों को हम क्या बुलाएंगे? दे आर कॉल्ड एज एनांशियोमर्स। क्या कहते हैं बेटा ऐसे कंपाउंड्स को? इन दोनों को, इन दोनों में अगर कोई तुमसे पूछे ये रिश्ता क्या है ना, इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है, तो इन दोनों में क्या रिश्ता है बेटा? एनांशियोमर्स है ये। कैसे? एक तो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑफ कोर्स इनमें से कोई एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, कोई एक लीवो रोटेटरी होगा, पर दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशन है? तो ये क्या है बेटा? एनांशियोमर्स है। ठीक है, एनांशियोमर्स है। बात क्लियर है? तो एनांशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। आर वी क्लियर विद दिस? आर वी क्लियर? जल्दी से बोलो। यहां पर लिखे तो बेटा जो एनांशियोमर्स होते हैं, एनांशियोमर्स दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। दोनों कंपाउंड्स है तो एक्चुअली में फॉर्मूले वाइज तो दोनों सेम है, CH3CHBr C2H5, CH3CHBr C2H5। तो दोनों कंपाउंड्स का भाई मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास सेम है, बॉइलिंग पॉइंट सेम आएगा, डेंसिटी सेम आएगी, मेल्टिंग पॉइंट सेम आएगा। पर क्योंकि बेटा एटम का स्पेस में अरेंजमेंट अलग अलग है, इस वाले में Br राइट हैंड साइड है, इस वाले में Br लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, हाँ नैन्सी बोलो क्या डाउट है, बोलो ना यार। बेटा कायरल तो कार्बन होती है, कार्बन कायरल होती है। ठीक है, इस कंपाउंड की जो मिरर इमेज और ये जब उठाकर इस पे रख रही हूं नॉन सुपर इम्पोसिबल है। ठीक है, तो इन दोनों कंपाउंड्स में क्या रिलेशन है? दैट इज एनांशियोमर्स। कायरल कार्बन तो यहां भी है, कायरल कार्बन तो यहां भी है। ठीक है, तो enantiomers have same physical properties except optical rotation, except optical rotation, which is equal in magnitude, which is equal in magnitude, but in opposite direction। पहले ये पॉइंट लिखे फटाफट से यार। Enantiomers have same physical properties, they have same physical properties except optical rotation। अब ये वाली बात तुमको कितनी पल्ले पड़ी, मतलब कितनी समझ आई, इस बात को देखते हैं। हम क्या कह रहे हैं भाई, ये दोनों जो कंपाउंड्स हैं, ये दोनों जो एनांशियोमर्स हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। कैसे बेटा? हो सकता है ये डेक्स्ट्रो हो, अगर ये डेक्स्ट्रो हुआ तो ये लीवो हुआ, अगर ये लीवो हुआ तो ये डेक्स्ट्रो वाला होगा। ठीक है, अब होता क्या, दोनों की ऑप्टिकल रोटेशन बराबर, मतलब क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, ऑप्टिकल रोटेशन मैग्नीट्यूड में भी बराबर है। मान लो ये वाला डेक्स्ट्रो था, पहला वाला। ठीक है, तो इसने मान लो बेटा प्लेन पोलराइज लाइट को 25 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये वाले ने -25 घुमाया होगा, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, दोनों कंपाउंड्स की ऑप्टिकल रोटेशन बराबर नहीं है, क्योंकि एक डेक्स्ट्रो होगा एक लीवो होगा। ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन का मैग्नीट्यूड जरूर बराबर होता है बेटा, पर डायरेक्शन अलग अलग होती है, डायरेक्शन अलग अलग होती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ये वाली बात? तो एनांशियोमर्स की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है एक्सेप्ट ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन में क्या है बेटा, ऑप्टिकल रोटेशन का मैग्नीट्यूड बराबर होगा बट डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। हो सकता है ये प्लेन पोलराइज लाइट को +50 घुमा रहा हो, और हो सकता है ये वाला -50 घुमा रहा हो, ये क्लॉकवाइज घुमा रहा हो, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हो। ठीक है, चलो 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 नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। यहां तक डेफिनेशन सबने लिखी एनांशियोमर्स की।
इनैंशियोमर्स की लिखी। तो बेटा जो इनैंशियोमर्स होते हैं उनकी ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन अलग अलग होती है, कोई एक डेक्स्ट्रो होगा कोई एक लीवो होगा, पर दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, मैग्नीट्यूड बराबर होता है। चलिए सेकंड लिखें, सेकंड लिखें डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स। सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें चालू हो चुकी हैं तो जल्दी जल्दी लिखेंगे। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे कंपाउंड्स, ठीक है, या ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स, कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपरइम्पोजेबल, नॉन सुपरइम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। इसका एग्जाम्पल अभी कराऊंगी, ठीक है। सो डायास्टीरियोमर्स में क्या होता है बेटा? एक तो ना ही एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और ना ही, अब जब मिरर इमेज ही नहीं होंगे तो इम्पोज कैसे करेंगे, है ना? समझ आ रही है बात? एक मेरा हाथ है, एक मान लो तुम में से किसी का हाथ है, मेरे हाथ की मिरर इमेज और तुम्हारे हाथ की मिरर इमेज सेम ही नहीं होगी। जब सेम ही नहीं होगी तो बेटा सुपर इम्पोज भी नहीं करेगी। तो ऐसे कंपाउंड्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, नॉन मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बुलाते हैं बेटा? डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स, ठीक है। और जो बेटा डायास्टीरियोमर्स होते हैं दे हैव different physical and chemical properties. They have different physical and chemical properties. इनकी physical properties भी अलग होती है, इनकी chemical भी अलग होती हैं, ठीक है। ओके चलो एक एग्जाम्पल करते हैं। मैं कुछ कंपाउंड्स बना रही हूं, आपको मुझे बताना है इनमें क्या रिश्ता है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है? पहले तो इसमें मेरे को कायरल कार्बन बताओ, कायरल कार्बन। चलो इस कार्बन पर बेटा ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, पूरा ग्रुप अलग है। इस कार्बन पे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऊपर भी अलग है। तो ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल है, यहां पे भी ये कायरल है, ये कायरल है, ये कायरल है और ये कायरल है। तो इस कंपाउंड में हमारे पास 2 कायरल सेंटर है। नौशीन ने आंसर बिल्कुल ठीक दिया। चलिए अब बेटा फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है? फर्स्ट और सेकंड में कोई आपसे पूछे तो क्या फर्स्ट और सेकंड, क्या ये इसकी मिरर इमेज है या ये इसकी मिरर इमेज है? हाँ या ना, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ भाई। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो बेटा यही आएगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। इसको मैं पलटूंगी तो OH इधर आ जाएगा, है ना? इसको पलट दो तो बेटा फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे की मिरर इमेज है। इसको अगर मैं इस पे उठाकर रखूं या इसको इस पर उठाकर रख दो, सुपर इम्पोज नहीं होंगे। तो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है, एक दूसरे की मिरर इमेज तो है पर इम्पोज नहीं हो रही।
और अगर बेटा ये एक दूसरे पर इंपोज नहीं हो रही हैं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट और सेकंड, ये ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है बेटा, ये क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स। क्या कहलाएंगे, इनैंशियोमर्स। बात क्लियर है ना। ये एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजेबल है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनैंशियोमर्स। चलिए इन दोनों पर ध्यान देते हैं बेटा, सेकंड और थर्ड पर। क्या ये इसकी मिरर इमेज है, जल्दी बोलो। अगर मैं इसको पलटाती तो बेटा इसमें क्या होता, ओ एच राइट पर आता, एच इधर आता, पर जब मैं इसको पलटाऊंगी, जल्दी बोलो यार, सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है बेटा, जल्दी से बताओ। नहीं है। जब मैं इसको पलटाऊंगी बेटा OH तो राइट पर आएगा, पर BR भी राइट पे आना था। यहां पर BR कहां पर आएगा, यहां पे BR लेफ्ट में दे रखा है, बट जब आप इसको पलटोगे, मिरर इमेज बनाओगे, तो H इधर हो जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा, BR इधर आ जाएगा। तो बेटा ऐसे कंपाउंड्स जो एक दूसरे की मिरर इमेज ही नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। जब मिरर इमेज ही नहीं है तो मैं अगर इसको इस पे उठा के भी रखूंगी तो ये इंपोज तो कभी होगा ही नहीं। तो सेकंड और थर्ड में क्या रिश्ता है, सेकंड और थर्ड बेटा एक दूसरे के लिए क्या है, डायास्टीरियोमर्स। क्या है, डायास्टीरियोमर्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो लगे हाथ, फर्स्ट और थर्ड में रिश्ता बता दो। फर्स्ट और सेकंड एनांशियोमर्स, सेकंड और थर्ड डायस्टीरियोमर्स। धुंधुन से दिमाग लगाओ अपना और मुझे बताओ फर्स्ट और थर्ड में क्या रिश्ता है। क्या फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, जल्दी बताएं बेटा। फर्स्ट की मिरर इमेज ये तो कभी नहीं आएगी, ये तो नहीं आएगी, क्योंकि उसको पलटूंगी तो OH लेफ्ट में आएगा, इसको पलटोगे तो OH लेफ्ट में आएगा, इसमें OH राइट में ही दे रखा है। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है, और अगर ये मिरर इमेज नहीं है, और जब मिरर इमेज नहीं है तो बेटा सुपर इम्पोज भी नहीं होंगे, मैं इसको इस पे उठा के रखूंगी, इम्पोज नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, डायास्टीरियोमर्स, डायास्टीरियोमर्स। तो 1 and 2 आर एनांशियोमर्स, सेकेंड एंड थर्ड आर डायास्टीरियोमर्स, फर्स्ट एंड थर्ड आर ऑल्सो डायास्टीरियोमर्स। क्लियर है, आगे बढ़ूं, आगे बढ़े नेक्स्ट डेफिनेशन पर। चलिए नेक्स्ट टर्म पर चल रहे हैं, थर्ड पर, थर्ड पर चलें चलें चलें। चलिए थर्ड टर्म लिखे, गाना गाएं। गाना बेटा कभी ऐसे ही, मैं आई जनरली डोंट सिंग। नेक्स्ट लिखे बेटा रेसिमिक मिक्सचर। सो रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा, 1:1, 1:1 इक्विमोलर मिक्सचर, 1:1 equimolar mixture of dextro and levo form of same enantiomeric pair, of same enantiomeric pair is called as racemic mixture, is called as racemic mixture। ठीक है, नहीं मैं बाथरूम सिंगर भी नहीं हूं एज सच, तो आई डू नॉट लाइक सिंगिंग। आई मीन मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाते हुए मेरी आवाज अच्छी है ना, बट मुझे ये नहीं लगता कि गाते हुए मुझे अपनी आवाज अच्छी नहीं लगती। चलो
सो बेटा रेसिमिक मिक्सचर का मतलब आसान भाषा में क्या है कि 50% डेक्स्ट्रो फॉर्म हो और 50% ही आपके पास कौन सी फॉर्म हो, लीवो फॉर्म हो, बराबर हो, 50-50, आधा आधा, 1:1, दोनों के मोल्स बराबर होने चाहिए। अब इतनी बात समझ आई? रेसिमिक मिक्सचर में जितना डेक्स्ट्रो फॉर्म है उतना ही लीवो फॉर्म है, 50-50% इक्वल होना चाहिए, 1:1 का रेशियो होना चाहिए। अगर डेक्स्ट्रो के 10 मोल्स है तो लीवो के भी 10 ही होंगे, डेक्स्ट्रो के 20 मोल्स है तो लीवो के भी 20 होंगे, डेक्स्ट्रो के 0.1 मोल है तो लीवो के भी 0.1 होंगे, बराबर होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहां तक बात क्लियर है? यहां तक? बेटा तुम्हारे बैच के अंदर पता नहीं सारी बातें होती हैं। चलिए सोच के बताना, ठीक है। रेसिमिक मिक्सचर में आप ये भी बोल सकते हो दोनों बराबर होते हैं, प्लस माइनस वाले बराबर होते हैं। अब बेटा जो रेसिमिक मिक्सचर होता है, रेसिमिक मिक्सचर जो होता है इट इज ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा? जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। सो रेसिमिक मिक्सचर जो होता है बेटा जी वो ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज द ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ डेक्स्ट्रोफॉर्म is compensated by optical rotation of LEVO form, है ना? सो यहां पर क्या हो रहा है बेसिकली यार, देखो दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, 50% डेक्स्ट्रो है, 50% ही लीवो है। जितना ये क्लॉकवाइज में घूमेगा बेटा उतना ही ये एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगा। यानी अगर यहाँ पे 50% डेक्स्ट्रो सारा का सारा +20 डिग्री घूमा और यहाँ पर सारा का सारा लीवो -20 डिग्री घूमा तो दोनों की रोटेशन बेटा कैंसिल हो जाएगी। दोनों की रोटेशन एक दूसरे को क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। जब कैंसिल हो जाएगी तो ओवरऑल तो ऑप्टिकल रोटेशन अब आई ही नहीं। एक मिक्सचर के अंदर आधा डेक्स्ट्रो है, आधा लीवो है। डेक्स्ट्रो वाला क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज गया लीवो वाला, दोनों एक दूसरे की रोटेशन को कैंसिल कर देंगे और बेटा आपका कंपाउंड कैसा हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कैसा हो जाएगा बेटा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ये बात क्लियर है? तो रेसिमिक मिक्सचर में बराबर अमाउंट होता है डेक्स्ट्रो और लीवो का, दोनों एक दूसरे की रोटेशन को क्या कर देते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट चले। चलिए चलिए चलिए, नोट हो गया? यहां तक नोट हो गया? हाँ जी, हाँ जी, सही कहा। नेट रोटेशन बेटा 0 हो जाएगी, ओवरऑल कैंसिल हो जाता है। चलिए फोर्थ टर्म लिखें, फोर्थ टर्म लिखें बेटा, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन छोटी छोटी सी टर्म्स है। तो रेजोल्यूशन क्या होता है बेटा? इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ a racemic mixture into its enantiomers। ठीक है, रेजोल्यूशन में हम क्या करते हैं बेटा? जो आपका रेसिमिक मिक्सचर है, रेसिमिक मिक्सचर में क्या था? डेक्स्ट्रो और लीवो बराबर होते हैं। इस मिक्सचर को सेपरेट करने का प्रोसेस, ठीक है, इस मिक्सचर को सेपरेट करने का प्रोसेस कि तुमने डेक्स्ट्रो वाला अलग कर लिया, लीवो वाला अलग कर लिया, इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं? एनसीईआरटी में नहीं है ये, कोई बात नहीं बेटा, कहीं ना कहीं यूज हो रहा होगा टर्म, इसीलिए मैंने लिखवा दिया है।
तो रेजोल्यूशन होता है वो प्रोसेस जिसमें हम रेसिमिक मिक्सचर को अलग अलग सेपरेट करते हैं। ठीक है, यहां तक लिखें। चलिए नेक्स्ट टर्म लिखो, फिफ्थ रेसिमाइजेशन। ठीक है, रेसिमाइजेशन, रेसिमाइजेशन क्या प्रोसेस होता है? इसका उल्टा है, इट इज द रिवर्स ऑफ रेजोल्यूशन, दैट इज कन्वर्टिंग प्लस और माइनस फॉर्म। प्लस का मतलब है बेटा डेक्स्ट्रो, माइनस का मतलब है लीवो, इनटू अ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि ये रेजोल्यूशन का उल्टा है। रेजोल्यूशन में हम क्या कर रहे थे बेटा, जो आपका रेसिमिक मिक्सचर होता है उसको सेपरेट करते हैं। रेसिमाइजेशन इसका उल्टा, यानी यहां पर आप क्या करते हैं, मान लो आपने प्लस वाले के 2 मोल्स लिए, ठीक है, इसमें आधे प्लस वाले को तुमने माइनस में बदल दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। या आपने 2 मोल्स लीवो वाले के लिए, उसमें से बेसिकली क्या है, आपने यहाँ पे क्या करना है, डेक्स्ट्रो वाले को डेक्स्ट्रो लीवो के मिक्सचर में बदलना है, लीवो वाले को भी डेक्स्ट्रो और लीवो के मिक्सचर में बदलना है। तो उस प्रोसेस को, जब आप डेक्स्ट्रो या लीवो को रेसिमिक मिक्सचर में बदलते हो, उस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं बेटा, रेसिमाइजेशन। ठीक है, तो मान लो मेरे पास डेक्स्ट्रो वाला है, तो डेक्स्ट्रो वाले के आधे मोल्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, लीवो को। तो क्या हुआ, पहले मेरे पास पूरा प्लस वाला था, तो आधा तो प्लस ही रहा, आधे वाले को मैंने माइनस कर लिया, तो अब मुझे रेसिमिक मिक्सचर मिल जाएगा, दोनों बराबर मिल जाएंगे। ऐसे ही बेटा आपने अगर नेगेटिव वाले लीवो रोटेटरी वाले को रेसिमिक मिक्सचर में बदल दिया, तो इस प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, रेसिमाइजेशन। क्या बुलाते हैं, रेसिमाइजेशन। ठीक है, आगे बेटा 2 टर्म्स और कर रहे हैं, वो दोनों तीनों टर्म्स अब मैं एक साथ करा रही हूं बेटा। रेसिमिक मिक्सचर 1:1 मिक्सचर है ना, ये एक मिक्सचर है जिसमें डेक्स्ट्रो और लीवो बराबर होते हैं। रेसिमाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप डेक्स्ट्रो को डेक्स्ट्रो लीवो के मिक्सचर में या लीवो को डेक्स्ट्रो लीवो मिक्सचर में कन्वर्ट करते हो, जहां पे दोनों बराबर होने चाहिए। ये वो प्रोसेस है। ठीक है, ये वो प्रोसेस है। आगे बढ़े, आगे बढ़े यार। ओके ओके ओके, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट गाइस। आगे बढ़े, यहां तक सबने लिख लिया। चलिए चलो, तो अब बात करते हैं बेटा 3 टर्म्स की, तो ये तीनों मैं एक साथ करा रही हूं। रेसिमाइजेशन, रिटेंशन एंड इन्वर्जन। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो यार इस चीज का मतलब समझो। रिटेंशन का मतलब क्या है बेटा, जब चीज एज इट इज रहती है। इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जब चीज उल्टी हो जाती है, ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है, वेरी नाइस। आई विल बी बैक, है ना, चैट चल नहीं रहा।
चार्ट नहीं चल रहा है, ध्यान रखना करो। चलिए तो अब बात करते हैं बेटा रेसिमाइजेशन, रिटेंशन एंड इन्वर्ट। अरे तुम्हारी चार्ट चल रही है, मेरी स्क्रीन पे नहीं चल रही थी, वो एक ही जगह पर, हाँ सिस्टम हैंग हो जाता है तुम तो चैटिंग में लगे रहते हो, तुम्हारी चार्ट चलती रहती है, मुझे तुम्हारी चार्ट नहीं दिख पाती है। चलिए तो अब रेसिमाइजेशन, रिटेंशन और इन्वर्जन, इन तीन बातों को समझते हैं कि तीनों क्या होती हैं। तो सपोज बेटा ये हमारा कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, और ये एक ऑप्टिकली एक्टिव अल्काइल हैलाइड है ना, यानी कार्बन पर ये जो चारों ग्रुप्स लगे हुए हैं ये अलग अलग है, आर कुछ और है, आर डैश कुछ और है, आर डबल डैश कुछ और है, और ये कार्बन और हैलोजन हो गया, राइट। अब ध्यान से समझना यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत, मतलब मैं जितना इंपॉर्टेंट कह रही हूं उतना उससे भी कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सपोज बेटा आपके, अब हम क्या कर रहे थे, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ रहे थे, चाहे SN1 था चाहे SN2 था, दोनों ही केसेस में क्या हो रहा था बेटा, हाइड्रोजन को कोई न्यूक्लियोफाइल आकर सब्स्टिट्यूट करता है। तो मैं मान रही हूं कि यहां पर जो मेरा Y है, ठीक है, Y माइनस ले लेते हैं, या Y न्यूट्रल भी ले सकते हो, ये आपका क्या है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, Y माइनस ले लेते हैं। चलो अगर तो बेटा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पर आया जहां पर आपका हैलोजन था, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, हमने क्या कहा, अगर मेरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल बेटा जी उसी जगह पर आया जहां पर मेरा हैलोजन था, तो हम कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ है बेटा, रिटेंशन हुआ है। ऐसे में हम कहते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन का क्या हुआ है, रिटेंशन हुआ है। जो था वही रहा, जहां पर हैलोजन था उसको हटकर उसी जगह पर अगर आपका इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आए तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब यही होता है उस चीज को एज इट इज रखना। मैंने तुम्हें जो पढ़ाया तुमने उसको एज इट इज याद रखा, तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपकी रिटेंशन पावर अच्छी है, आपकी मेमोरी अच्छी है, कि आपको सब याद रह पा रहा है, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है अगर बेटा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ना, इसको किसी अलग रंग से दिखा दे क्या, ऐसे देख लो, है ना, सेम जगह पर अगर Y आ रहा है जहां पर, इसको भी मैं ब्लू से ही दिखा रही हूं ताकि ये वाला पर्टिकुलर बॉन्ड बेटा हाईलाइटेड दिखे हमें, ठीक है। तो पहले X था, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटा, सेम जगह पर अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो रिटेंशन। अब अगर तो बेटा जी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट जगह पर आए, यानी जहां पर हैलोजन था वहां नहीं, उसकी दूसरी, उसकी ऑपोजिट साइड पर आए, तो ऐसे में हम बोलते हैं भाई मेरे कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। बात क्लियर है। उल्टा, ऑपोजिट, उल्टा हो जाना, दुनिया ऐसे ना, दुनिया जज्बात पलट गए, दुनिया पलट गई, ऐसे ही बेटा अगर कॉन्फ़िगरेशन उल्टा हो जाए, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अगर मैंने डेक्स्ट्रो लिया तो वो लीवो में बदल जाए, लीवो लिया तो वो डेक्स्ट्रो में बदल जाए, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। रिटेंशन का मतलब है अगर ये डेक्स्ट्रो था, न्यूक्लियोफाइल आने के बाद भी डेक्स्ट्रो ही रहा तो सेम है, लीवो था, लीवो ही रहा तो रिटेंशन है, ठीक है। जितने बजे तक बेटा क्लास है उतने बजे तक ही होगी ना क्लास। आप पता नहीं कल, हाँ तुम्हारी क्लास में, हाँ लकी मैं DPP खुद बनाती हूँ, मतलब खुद बनाती हूँ, क्वेश्चंस मैं खुद देती हूँ बना, मतलब ठीक है। दिव्या श्रॉफ, GOC अलग चैप्टर नहीं है बेटा, GOC 11th क्लास की ऑर्गेनिक के रिविजन लेक्चर्स हैं, ठीक है, वो रिविजन लेक्चर्स हैं। चलो अब
तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपको बेटा अगर आपको ऐसा कुछ मिले, यानी जिसमें रिटेंशन और इन्वर्जन वाला बराबर अमाउंट में हो, है ना, ये दोनों किस रेशियो में हो बेटा, 1:1 में, इक्विमोलर। एक पॉसिबिलिटी, एक केस क्या है, अगर आपका जहां एक्स था उसी जगह पर हैलोजन, मतलब जिस जगह पे हैलोजन था वही न्यूक्लियोफाइल लगा, रिटेंशन। जहां हैलोजन था उसके ऑपोजिट साइड पर अगर आपका न्यूक्लियोफाइल लगता है बेटा, इन्वर्जन। पर अगर ऐसा कुछ हो कि जिसमें आपको रिटेंशन वाला, ये केस है रिटेंशन का, ये केस है इन्वर्जन का, जल्दी 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 बोलो ये क्या बनेगा, अगर दोनों बेटा बराबर मिल रहे हैं, इक्विमोलर मिल रहे हैं, मुझे कैसा मिक्सचर मिलेगा। बहुत बढ़िया, सकीना ने आंसर सही दिया है, सकीना सकीना सकीना। सकीना का ही आंसर अभी तक सभी सही आया और बाकी सब पता नहीं क्या लिख रहे हैं। तो ऐसे केस में बेटा अगर आपको 1:1 इक्विमोलर मिल रहा है, इक्विमोलर मिल रहा है, तो हम बोलेंगे कि क्या मिला है या क्या ऑब्टेन हो गया बेटा आपको, रेसिमिक मिक्सचर। क्या ऑब्टेन हो गया बेटा जी, रेसिमिक मिक्सचर। बहुत बढ़िया शुभम, अब जाके तुम आंसर दे रहे हो यार। सपना, गरिमा, अमन कुमार, रिया, चिंकू, नौशीन, मीनाक्षी, दिव्यांश। दिव्यांश ने तो लिख दिया रिक्रेमिनेशन, रिक्रेमिनेशन कोई नया ही वर्ड लेकर आ गया दिव्यांश। आदित्य तोमर, ठीक है, बहुत बढ़िया, तीनों चीजें समझ आई। तो अब बेटा हम देखेंगे कि SN1 और SN2 में क्या हाल होता है। SN1 और SN2 में कॉन्फ़िगरेशन का क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री का क्या होता है। तो अगर बेटा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल वहीं आए जहां हैलोजन, रिटेंशन। अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट जगह पर आए, हैलोजन यहां था पर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल दूसरी जगह लगा, ऑपोजिट लगा, इन्वर्जन, दुनिया पलट गई, जिस बात पलट गए। रेसिमिक मिक्सचर यानी जब आपको दोनों रिटेंशन और कॉन्फ़िगरेशन वाले बराबर अमाउंट में मिले। खुशी तुम्हारा नाम, खुशी तुम्हारा नाम तो वैसे ही इतना खुश है, क्या चाहोगी तुम, नाम है, नाम में क्या रखा है। तब हमें क्या मिलता है बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। आगे बढ़े, ओके, लेट्स मूव टू स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। पहले बेटा SN1 समझते हैं, फिर SN2 समझेंगे। तो हम मैकेनिज्म तो कर चुके हैं, पर देखो अब तुम्हारा तीसरी बार SN1 SN2 रिवाइज हो जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1, ठीक है। तो अगर बेटा आपके पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, R, R डैश, R डबल डैश, क्या लिया है हमने, अगर बेटा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, यानी कार्बन पर चारों ग्रुप्स अलग अलग है। अगर आप अल्काइल हैलाइड ऐसा लेते हो बेटा जो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो याद करो बेटा SN1 के अंदर पहला स्टेप क्या होता था, जल्दी जल्दी याद करो यार। पहले स्टेप के अंदर क्या होता था बेटा, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती थी। सॉरी, ये हमारा स्लो स्टेप था, और स्लो स्टेप ही आपका कैसा होता है बेटा जी, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप था। तो पहले स्टेप के अंदर क्या होता था बेटा, आपके पास कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन बनती थी। किसकी फॉर्मेशन होती थी बेटा, कार्बोकेटायन की, जल्दी बोलो। ये कार्बन पर क्या प्रेजेंट होंगे, खाली ऑर्बिटल, ठीक है, क्योंकि उसका एक बॉन्ड कम हो गया, एक ऑर्बिटल खाली हो जाता है, और आपका हैलाइड आयन निकल गया, ठीक है। तो पहले स्टेप में, हाँ जी पंखुड़ी ने आंसर सही दिया। आई ऑल्सो हैव अ फ्रेंड जिसका नाम पंखुड़ी ही है।
फ्लावर पेटल, पंखुड़ी। तो बेटा पहले स्टेप में हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोकेटायन की। किसकी फॉर्मेशन होती है? कार्बोकेटायन की। यही था, पर अभी हम क्या कर रहे हैं? हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से शुरुआत कर रहे हैं। स्टेप 2 में क्या होता था? याद करो यार, स्टेप 2 में क्या होगा बेटा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है, ऐसे दिखा देते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा था बेटा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब यहां से ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, आपके पास दो पॉसिबिलिटी आएंगी। सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आता था, अब यहां पर क्या होता है बेटा? न्यूक्लियोफाइल के पास दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी कैसे हैं? या तो वो यहां से आकर अटैक कर सकता है ना, या फिर बेटा वो बैक से भी आकर अटैक कर सकता है। थोड़े छोटे आरो बनाते हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करे, फ्रंट से। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी बेटा? न्यूक्लियोफाइल, थोड़ा सुंदर सा आरो बनाते हैं, बैक से भी आकर अटैक कर सकता है। जल्दी बोलो यार, जल्दी बोलो यार। अगर तो बेटा न्यूक्लियोफाइल उसी जगह पर लगा जहां पर हैलोजन था, जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आकर जुड़ा, तो बोलो मुझे कॉन्फ़िगरेशन का क्या मिलेगा? जल्दी बोलो भाई। अगर न्यूक्लियोफाइल बेटा उसी फ्रंट से आकर अटैक करा, जब वो फ्रंट से आकर अटैक करेगा तो यहां लग जाएगा, सेम जगह पर जहां हैलोजन था, वहीं पर अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल लगता है तो उस केस में बेटा मुझे कॉन्फ़िगरेशन का क्या मिलेगा? रिटेंशन सेम रही ना, जहां हैलोजन था वहीं अगर न्यूक्लियोफाइल लग गया तो क्या होगा बेटा जी? रिटेंशन। ठीक है ना? ओके, यानी जिस जगह पर हैलोजन था बेटा वहीं पर आपका क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल लग गया। आर, आर डैश, आर डबल डैश। तो उस केस में हमें क्या मिलेगा? रिटेंशन। रिटेंशन, हाँ जी, खुशी ने सही दिया आंसर। सिमरन, हाँ। अगर बेटा न्यूक्लियोफाइल ने बैक से आकर अटैक करा, बैक से, क्योंकि है क्या, अब कार्बोकेटायन जब बना तो बेटा कार्बन के 3 बॉन्ड्स हैं। न्यूक्लियोफाइल के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो दोनों जगह से अटैक कर सकता था। वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है कार्बन को, वो बैक से भी अटैक कर सकता है। जब फ्रंट से अटैक करता है तो जहां पर हैलोजन था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आया, रिटेंशन हुआ। पर जब बेटा न्यूक्लियोफाइल पीछे से आया तो अब यहां पर लगेगा। जब न्यूक्लियोफाइल बेटा बैक साइड लगा तो कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। क्या हो जाएगा बेटा? इन्वर्जन। जल्दी बोलो यार। यानी अब कुछ ऐसा बनेगा कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड लगा होगा, आर, आर डैश, आर डबल डैश। चलो, अगर तो बेटा ये दोनों बराबर बनते तो आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता, बट एक्चुअली में हम कहते हैं कि SN1 के अंदर इन्वर्जन वाला जो होता है वो मोर देन 50% होता है, यानी दोनों बराबर नहीं होते। इन्वर्जन वाला ज्यादा फेवर्ड होता है, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बनता है, और रिटेंशन वाला बेटा थोड़ा सा कम बनता है। अब इस चीज को समझना ऐसा क्यों होता है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है? तो होता क्या था बेटा, जब कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटा, ठीक है, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज तो आ रहा है, बट जो हैलाइड आयन है ना वो इसका पीछा नहीं छोड़ता। क्यों नहीं छोड़ता बेटा? क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज है। हैलोजन का कहीं ना कहीं कार्बन के लिए प्यार तो था, है ना? अगर ऐसा तो नहीं होता कि बिल्कुल ही प्यार खत्म हो जाएगा इनके बीच में। आप अगर स्कूल बदलते हो, तुमने पुराना स्कूल अगर छोड़ा, तो ऐसा थोड़ा ना कि तुम्हारा पुराने स्कूल के लिए कोई प्यार ही नहीं होगा।
प्यार तो थोड़ा बहुत तो रहेगा ना, स्कूल भले ही तो बदल दिया हो, रिश्ता तुमने स्कूल से तोड़ दिया, पर फिर भी तुम्हारी कहीं ना कहीं कुछ तो अटैचमेंट होगी उस स्कूल से, कुछ तो मेमोरीज होंगी। ऐसे ही क्या होता है बेटा, जब कार्बन और हैलोजन का बॉन्ड टूटता है पहले स्टेप में, तो ऐसा नहीं होता कि न्यूक्लियोफाइल इसको छोड़कर ही भाग गया ना, न्यूक्लियोफाइल कह रही हूं, हैलोजन एकदम छोड़ के नहीं भागता, बॉन्ड जरूर टूट जाता है, पर बेटा हैलोजन जो होता है ना, वो कार्बोकेटायन वाली कार्बन के आसपास ही मंडराता रहता है, वहीं कहीं घूमता रहता है, वो कहता है तेरा पीछा मैं नहीं छोड़ूंगा। अब क्या होता है बेटा, जब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आकर अटैक करने की कोशिश करता है तो इन दोनों में भयंकर रिपल्शन होने के चांस होते हैं। रिपल्शन क्योंकि हैलाइड आयन इसके आसपास ही है, न्यूक्लियोफाइल अगर फ्रंट से आकर अटैक करेगा तो हैलाइड आसपास ही था, वो गया नहीं था अपनी जगह से, तो न्यूक्लियोफाइल पे भी नेगेटिव, हैलोजन पे भी नेगेटिव, इन दोनों में रिपल्शन हो जाता है। कह लो थोड़ी सी फ्रंट वाली साइट जो होती है बेटा वो स्टेरिकली हिंडर्ड होती है, वहां पर थोड़ा सा रिपल्शन आ जाता है, इसीलिए रिटेंशन वाला जो कंपाउंड होता है वो कम बनता है, कम बनता है। पर न्यूक्लियोफाइल पीछे से आकर तो बहुत खुशी से अटैक कर सकता है, क्योंकि पीछे हैलोजन था ही नहीं, हैलोजन तो यहां पर ही लगा हुआ था, न्यूक्लियोफाइल बेटा पीछे से आकर तो बहुत खुशी से अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, स्टेरिक हिंड्रेंस है ही नहीं, कोई भीड़ नहीं है, कोई रिपल्शन देने को नहीं है, कोई रोकने के लिए नहीं है, कोई टोकने के लिए नहीं है। तो हम बोलते हैं कि SN1 के अंदर क्या होता है बेटा, रिटेंशन और इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन का दोनों मिलता है, पर इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। इन्वर्जन वाला बहुत स्कूल वाले ये नहीं बताते हैं, बहुत स्कूल वाले यही कह देते हैं कि ये बराबर बनते हैं और रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, पर ऐसा नहीं होता, एग्जैक्ट रेसिमिक मिक्सचर नहीं होता। अगर ये 50-50 हो, जो बहुत कम केस में होता है, तब हम बोलते हैं कि रेसिमिक मिक्सचर मिला, पर जनरली SN1 के अंदर इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करके खुश होता है ज्यादा, क्योंकि यहां पर इसको रोकने टोकने वाला नहीं है। फ्रंट से जब अटैक करता है तो हैलाइड क्या होता है बेटा, कार्बोकेटायन के आसपास ही घूम रहा होता है, यही है, कह रहा है तूने मेरे से रिश्ता जरूर तोड़ दिया पर मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो यहां पर क्या होता है बेटा, जब न्यूक्लियोफाइल आता है तो उसको ये हैलाइड से थोड़ा बहुत क्या मिलता है, रिपल्शन मिलता है, क्या मिलता है, रिपल्शन मिलता है, तो वो जाना नहीं चाह रहा, मतलब अटैक थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल। तो हम कहते हैं रिटेंशन वाला प्रोडक्ट की जहां पे हैलोजन था वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आए, ऐसा प्रोडक्ट 50% से कम बनता है। बेटा मैंने सही बनाया, तुम्हारी मैथ्स कमजोर होगी, ये ग्रेटर देन 50% है, ये लेस देन 50% है, साइन बिल्कुल ठीक है, मैथ्स में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे, मैथ्स मेरी बहुत अच्छी है, ठीक तो लिखा है यार, तुम तो कंफ्यूज कर रहे हो मुझको, ये लेस देन है बेटा, ये ग्रेटर देन है। हाँ अंजलि पांडे, इट्स ऑल अबाउट स्टेरिक हिंड्रेंस, एब्सोल्युटली, फ्रंट से उसको स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ी मिलती है, जिसकी वजह से फ्रंट से अटैक करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो आपका जहां पर हैलोजन था बेटा वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आए, उसके 50% से कम चांस होते हैं। न्यूक्लियोफाइल बैक से ज्यादा अटैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि वहां पर उसको कोई स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से बेटा इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा होता है। बात क्लियर है? तो SN1 में आपको रेसिमाइजेशन या रेसिमिक मिक्सचर सिर्फ तभी मिलेगा जब दोनों बराबर बने, पर ज्यादातर केसेस में यही कहते हैं बेटा कि इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट ज्यादा होता है। पायल मेरे पास PCM था, बायो नहीं था, है ना, बायो नहीं था। बेटा क्यों गलत है, तुम पागल वागल हो क्या, ग्रेटर देन यही तो होता है, x इज ग्रेटर देन 50, यानी इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मोर देन 50% बनेगा। ये लेस देन का साइन होता है, 2 इज लेस देन 5, 5 इज ग्रेटर देन 2। तुम पागल वागल हो क्या, पागल वागल हो गए हो हैं?
तुम्हें साइन नहीं आते? ये ग्रेटर देन का साइन है, इन्वर्जन वाला मोर देन 50% है तो ग्रेटर देन यही तो बनाऊंगी। ये लेस देन का साइन होता है, पता नहीं कौन सी मैथ्स है, पता नहीं यार। सही कह रहे हो तुम, सही कह रहे हो तुम, मुझे लग रहा है ज्यादा से आधे से ज्यादा बायो वाले हो, क्योंकि बायो वालों की मैथ्स इतनी बर्बाद होती है। तुम्हें कंफ्यूजन है बेटा, यहाँ लिख लो लेस देन 50%, यहाँ लिख लो मोर देन 50%। बेटा मैंने तो पहली बार में ही सही लिखा था, तुम ही लोग बोले जा रहे हो। चलो हाँ बायो वाले हो गए तुम। चलो 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 SN2 की स्टीरियो केमिस्ट्री कर लें भाई। ओके ओके ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN2, है ना, बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब याद करो बेटा जी SN2 कितने स्टेप में होता था, जल्दी से तेजी से याद करें। तो यहां पर हमने ले लिया इस तरह से कि यहां हैलोजन है, ये कोई ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है आपका, ठीक है। अब बेटा याद करो यहां पर जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होता था, एक ही स्टेप में हो रहा होता था बेटा रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट बनता था, याद है। सो अगर आपके पास बेटा कोई ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि जो रिटेंशन है या इन्वर्जन है ये उन्हीं केसेस में आता है व्हेन यू हैव एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो अगर बेटा आपका अल्काइल हैलाइड ऑप्टिकली एक्टिव है और वो SN2 मैकेनिज्म जा रहा है, तो यहां पर तो बेटा हमेशा ही क्या होता था, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करता था, बैक से। फ्रंट से तो वो अटैक ही नहीं करता था, क्योंकि यहां पर कार्बन हैलोजन का बॉन्ड टूटता नहीं था, बाद में टूटता था, है ना। अभी तो कार्बन और हैलोजन भी और न्यूक्लियोफाइल को भी नया बॉन्ड बनाना है। तो यहां पर क्या होता था, याद करो यार, यहां पर ट्रांजिशन स्टेट बनती थी R R', पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया रिश्ता जुड़ेगा, ठीक है। और यहां पर क्या बनती थी बेटा आपकी ट्रांजिशन स्टेट। और उसके बाद जब आपका फाइनली प्रोडक्ट बनता था, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट क्या होती थी बेटा, अनस्टेबल होती थी, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए बनती थी। तो यहां पर क्या होता था यार, जल्दी बोलो, न्यूक्लियोफाइल बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता था, और साथ में हैलाइड अब निकल जाएगा। तो यहां पर प्रोडक्ट हमेशा कैसा मिलेगा बेटा आपको, इन्वर्टेड मिलेगा। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन का हमेशा क्या होगा, इन्वर्जन ही होगा। यहां पर तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। हाँ 10 की पावर ऑलमोस्ट -6 सेकेंड के लिए बनती है, विच इज वेरी लेस, बहुत छोटी होती है। तो बेटा SN2 के अंदर क्योंकि न्यूक्लियोफाइल हमेशा बैक से अटैक करता है, हैलोजन वाली साइड से तो वो वैसे ही नहीं आना चाहता था, क्योंकि उसको पहले से ही पता था ये मुझे रिपल्शन देगा। तो यहां पर बेटा न्यूक्लियोफाइल बैक से ही आकर अटैक करता है, जहां पर हैलोजन था उसके ऑपोजिट साइड पर न्यूक्लियोफाइल लगा है। ऐसे में हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्जन हो गया है, उल्टा हो गया। जहां कार्बन हैलोजन था उसके ऑपोजिट साइड पर क्या लगा है, मेरा न्यूक्लियोफाइल लगा है। बात क्लियर है, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोल दो भाई। और इस इन्वर्जन को बेटा सबसे पहले जिन साइंटिस्ट ने देखा था, तो उन्होंने इस इन्वर्जन को नाम भी दिया कॉल्ड एज वॉल्डन इन्वर्जन। तो SN2 के अंदर बेटा वॉल्डन इन्वर्जन होता है, ठीक है।
और SN1 के अंदर बेटा दोनों की पॉसिबिलिटी है, रिटेंशन भी होगा, इन्वर्जन भी होगा। इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट 50% से ज्यादा होता है, रिटेंशन वाला इन्वर्जन वाले से थोड़ा कम होता है। पर वहां पर दोनों अपॉर्चुनिटी थी। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे, मतलब ट्रांजिशन स्टेट नहीं, यहाँ कार्बोकेटायन बन रहा था, तो न्यूक्लियोफाइल के पास दोनों जगह से पॉसिबिलिटी थी। फ्रंट से अटैक करने की थोड़ी कम थी क्योंकि हैलोजन पीछा छोड़ नहीं रहा होता, तो फ्रंट से थोड़ा कम अटैक करता है, बैक से ज्यादा अटैक करता है। इन्वर्जन वाला ज्यादा मिलता है, रिटेंशन वाला कम मिलता है। पर यहां पर आपको दोनों प्रोडक्ट मिलता है, और अगर दोनों बराबर मिल जाए तो रेसिमाइजेशन कह देते हैं, ठीक है। तो रिटेंशन और इन्वर्जन यहां पर दोनों मिलता है, दोनों मिलता है। पर SN2 के अंदर आपको सिर्फ क्या मिलता है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन का उल्टा, इन्वर्जन मिलता है। बात क्लियर है? जल्दी से बोले बेटा, छुट्टी नहीं हुई है अभी, क्लास अभी बची हुई है। यहां तक लिखा, आगे बढ़े बेटा, अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, छुट्टी नहीं, पोल नहीं। चले, ऑरेंज कलर से लिखूं, ग्रीन से नहीं, ठीक है, ऐसा कर लेंगे बेटा। लो, तुम्हारे लिए ऑरेंज से लिख लेते हैं। तो बेटा हमने फाइनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पूरी तरह खत्म कर लिया। ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी थी आपकी, किसकी हैलोएल्केन्स की। तो तुम्हें मैंने कहा था कि हम हैलोएल्केन्स की 3 केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे। पहला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है बेटा एलिमिनेशन, तीसरा है रिएक्शन विद मेटल्स। और आज एलिमिनेशन शुरू कर देंगे, हो सकता है खत्म भी हो जाए। नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कल वाली क्लास में बेटा हैलोएल्केन्स की प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी, हम कल से केमिकल प्रॉपर्टीज हैलोअरीन्स की शुरू करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो आपकी नेक्स्ट वेडनेसडे क्लास तक ये चैप्टर खत्म हो जाए। कल तो नहीं हो पाएगा, वेडनेसडे तक हो जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बेटा नाम से ही समझ आ रहा है कि यहां पर कुछ ना कुछ एलिमिनेट होता है, उल्टा होता है। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या था, सब्स्टिट्यूट कर रहा था। एलिमिनेशन का मतलब है कि कुछ निकलता है। बेटा एक रिएक्शन तो हो जाएगा ना, पढ़ा तो लेने दो, पढ़ा तो लेने दो। सो एलिमिनेशन रिएक्शन में लिखो, haloalkanes having beta hydrogen, haloalkanes having beta hydrogen when heated in presence of alcoholic KOH या बेस है ना, कोई भी बेस होना चाहिए। So haloalkanes having beta hydrogen when heated in presence of alcoholic KOH undergo dehydrohalogenation, ठीक है, undergo dehydrohalogenation to form alkene, ठीक है। सो यहां पर अब देखो, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ये शिवांगी कह रही है मैडम यू शुड हैव योर फूड, आई विल। है ना, आप देखो जब इतनी देर हो गई तो 5-10 मिनट में कुछ ऐसा खास फर्क नहीं पड़ जाएगा मेरे पेट को, कोई बात नहीं, इट्स ओके,
थोड़ी देर में खा लेंगे, आराम से खाएंगे ना, टेंशन फ्री। अब पहले बेटा बीटा हाइड्रोजन या बीटा ये क्या चीज है इसको समझो बेटा। फंक्शनल ग्रुप यानी हैलोजन जिस कार्बन पर लगा होता है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर होता है, हैलोजन जिस कार्बन पर होता है, वो कार्बन कैसी होती है बेटा आपकी अल्फा। वो कैसी होती है अल्फा। उसके नेक्स्ट वाली अगर इधर भी कोई कार्बन है तो वो भी बीटा हो सकती है, ठीक है। जैसे मान लो इधर हैलोजन है, इसके आगे अगर कोई कार्बन है तो वो बीटा, ठीक है। यानी अल्फा कार्बन के जो अगल बगल जो नेक्स्ट कार्बन होती है बेटा वो कौन सी होती है बीटा। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन पर वो अल्फा, उसके नेक्स्ट वाली बीटा, उसके नेक्स्ट वाली कौन सी होती है गामा, उसके नेक्स्ट वाली होती है डेल्टा, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। तो पहले मैं एक एग्जांपल देती हूं फिर मैकेनिज्म करते हैं। ठीक है, ये कोई हैलो एल्केन हो गया। चलिए हमने क्या करा बेटा, इसका रिएक्शन कराया अल्कोहलिक KOH और हीट करा। अल्कोहलिक KOH का मतलब क्या होता है कि KOH को आपने पानी में डिसॉल्व नहीं कर रखा, उसको आपने किस में डिसॉल्व कर रखा है, अल्कोहल में, इथेनॉल, ज्यादातर इथेनॉल लेते हैं। तो एक्वस KOH मतलब KOH पानी में है, और अल्कोहलिक KOH मतलब KOH को आपने किस में डाल रखा है, अल्कोहल में डाल रखा है, ठीक है, अल्कोहल में, इथेनॉल, ज्यादातर इथेनॉल। अब बेटा फंक्शनल ग्रुप इस कार्बन पर है, ये हो गई अल्फा, अल्फा के बगल वाली क्या हो गई बीटा। यहां पर क्या होता है बेटा, अल्फा वाले से हैलोजन निकलता है, बीटा वाले से हाइड्रोजन निकलता है, ध्यान से सुनना। तभी इस रिएक्शन का नाम हमने क्या बोला है, डीहाइड्रोहैलोजनेशन। डी का मतलब रिमूवल ऑफ, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड हैलोजन, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन दोनों होता है, ठीक है। हाँ छुट्टी कर रहे हैं यार, रुको तो जाओ यार तुम लोग। डीहाइड्रोहैलोजनेशन का मतलब क्या है, डीई का मतलब बेटा रिमूवल, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, और हैलोजन दोनों का रिमूवल हो रहा होता है यहां पर, दोनों का। सो यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से सोचें, जल्दी से सोचें और बताएं। यहां से Br गया बेटा, यहां से H गया, तो क्या बनेगा, CH3CH, इधर से Br निकाल दो, इधर से एक H कम कर दो, क्या बन जाएगा बेटा, CH3CH क्या आ जाता है आपके पास, डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन बन जाता है। साथ में बेटा Br K के साथ रिएक्ट करके दे देता है आपको KBr, और H और OH कंबाइन करके आपको क्या दे देते हैं, H2O। क्या दे देते हैं बेटा, H2O, वाटर का रिमूवल हो जाता है और KBr का। और इस रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं बेटा, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। आपने 1 ब्रोमो प्रोपेन से स्टार्ट करा था और आपको क्या मिली है बेटा, एक एल्कीन मिली है। क्या मिली है, एल्कीन मिली है, ठीक है। सो ये इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बुलाते हैं बेटा जी, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना। जब कोई छोटा मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए, यहां पर क्या एलिमिनेट होता है बेटा, हैलोजन और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इसीलिए इसको हम क्या बुलाते हैं, डीहाइड्रोहैलोजनेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बीटा का हाइड्रोजन निकलता है और हैलोजन निकलता है, ठीक है। कल की क्लास में इसी का हम मैकेनिज्म करेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में बेटा हम क्या मैकेनिज्म करेंगे, एलिमिनेशन के 2 मैकेनिज्म होते हैं, E1 एंड E2, वो कल की क्लास में कराऊंगी। रिएक्शन विद मेटल्स भी कल की क्लास में कराऊंगी, ठीक है, वो भी कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। होमवर्क एक बार डिस्कस कर लेते हैं, तो जितना पढ़ाया उतना रिवाइज करना है बेटा। 289 से 301 तुम्हें कसम है, जिससे भी तुम बहुत प्यार करते हो, मुझसे करते हो तो भी, मम्मी पापा से, पहले तो फैमिली, है ना,
जिससे भी तुम प्यार करते हो, तुम्हें उसकी कसम है। यहां तक एनसीईआरटी के सारे पन्ने पढ़कर आने हैं, 289 से 309 तक, ठीक है। इसके अलावा बेटा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 10.1 से 10.8, इन टेक्स्ट भी 10.1 से 10.8, बैक एक्सरसाइज का 1 से 9, 15 से 18 तुम सारे क्वेश्चन कर सकते हो। डीपीपी बेटा 1 से लेकर 4 और 6 तक करना, 5 अभी छोड़ देना। डीपीपी 5 एलिमिनेशन रिएक्शन पर है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो जब कल की क्लास हो जाएगी तो आप डीपीपी 1 से लेकर 6 तक सारी कर सकते हैं। जाने से पहले एक छोटी सी शायरी, कुछ लाइंस है ना। यूं तो जिंदगी में मुसीबत सबके है, यूं तो जिंदगी में मुसीबत सबके है, मुसीबत से लड़कर जो आगे बढ़े, मुसीबत से लड़कर जो आगे बढ़े, आज की महाभारत में वही अर्जुन है। तो आपको आज की महाभारत का वही अर्जुन बनना है ना। मेहनत करनी है, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, जो भी मुसीबतें आ रही हैं बेटा, उनसे लड़ना है और बोर्ड में नंबर लेकर आने हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच गाइस। कल मिलते हैं। आज 3 मिनट पहले क्लास खत्म कर रही हूँ, ठीक है। बाय 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 बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय।